उसके अकॉर्डिंगली सेकेंड होम का डिमांड यहाँ है क्या? अफोर्डेबल हाउसिंग तो हमेशा से पहले से बोईसर में ट्रेंड रहा है, बट लास्ट पोस्ट कोविड एरा में ये देखा गया है कि पीपल अभी ये प्रेफर करते हैं कि घर बड़े हो। आज भी अगर आप बोईसर पालघर में एंट्री कर रहे हैं और 12-15 लाख में कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को यहाँ कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि जो 12-15 लाख में कुछ दे रहे हैं तो वो कुछ अच्छा दे पाएंगे। अगर आपको 25 लाख का फ्लैट चाहिए तो भी बोईसर में अवेलेबल है कस्टमर, और आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बंगले भी चाहिए तो भी कस्टमर अवेलेबल है। आपके हिसाब से बोईसर का रियल एस्टेट 2030 तक कहाँ सोच रहे हैं आप? तो जो विरार वगैरह में भी रहते हैं वो लोग भी अभी धीरे धीरे माइग्रेट होना काफ़ी हद तक चालू हो जाएंगे यहाँ पे। तो रेरा आने के बाद में बायर्स और डेवलपर्स के बीच में ट्रस्ट का लेवल बढ़ गया है क्या? बोईसर में एफएसआई जो दे रहे हैं ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, जो 1.2 का एफएसआई दिया हुआ है बोईसर में। पालघर में वही चीज़ 2.4 तक पहुँच गई है। जो भी बायर्स आते हैं उनके किसी ना किसी रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई पहले फंसा है, या जिनको टाइमली डिलीवर नहीं मिला है, या आज तक बहुत लोग डेवलपर्स है जो छोड़ के चले गए। पहले जो माइंडसेट हुआ करता था काफ़ी बिल्डरों का, कस्टमर के पैसे से ही बिल्डिंग बना लेंगे, तो वो माइंडसेट रखने वाले काफ़ी बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स अटक गए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वाधवान पोर्ट आ कहाँ रहा है और उसके वजह से बाकी लोगों को कैसे बेनिफिट है। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा अंतरिक्ष पांडे, फाउंडर और द सीईओ ऑफ द कंपनी स्नेहंश प्रॉपर्टीज़, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक अपना नया पॉडकास्ट जो होने वाला है 4th सीरीज़। इस सीरीज़ का भी हमने नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा हुआ है, वो है लोकल रूट्स ग्लोबल विजन। बिल्कुल सही सुना आपने, लोकल रूट्स। इसी के लिए हमने ये वर्ड्स चुना है क्योंकि आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं बोईसर के अंदर। आज हम लोग मिलने वाले हैं 2 ऐसे डैशिंग पर्सनैलिटी से जिनको बोईसर में रहने वाले तो मोस्टली लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोईसर यशवंत सिटी में दूसरा उनका प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। पहला उनका प्रोजेक्ट रह चुका है किंजल 1, और अब दूसरा प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी डिलीवर पोजीशन देना चालू कर दिए हैं, किंजल 2। जी बिल्कुल, आप जान चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर नयन भयानी की और सागर शाह की। ये दोनों ही किंजल के पार्टनर्स हैं और फाउंडर्स मेंबर्स भी हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे बोईसर मार्केट के बारे में, जानेंगे डीप नॉलेज बोईसर के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, और एक बिल्डर को क्या क्या, कैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, कैसे उनका विजन होता है, कैसे एक लोकल से ग्लोबल विजन उन्होंने बनाया और वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज़। सो आज स्वागत करते हैं हम अगेन अपने पॉडकास्ट में अपने 2 स्पेशल गेस्ट का, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो सर स्वागत है अपने पॉडकास्ट पे, नयन सर का और सागर सर का। सो मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ कि आज हम कुछ बोईसर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने पॉडकास्ट में हमेशा पालघर के बारे में बात की, आज बोईसर के बारे में टॉपिक डिस्कशन होगा। तो आप लोग को यहाँ आके सबसे पहले कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है। तो नयन सर, मैंने ना ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को बताया ये बात कि आप लोग यहाँ पे पहले से किंजल 1 किंजल 2 का ऑलरेडी मैं नाम ले चुकी हूँ एज अ इंट्रोडक्शन में, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप लोग ने एक्चुअली ये चालू कब से किया, आप लोग कब से एज अ बिल्डर फर्म में वर्क कर रहे हैं, अपने आपका स्टार्टिंग कैसे रहा और बोईसर में आपने कैसे एंट्री ली। थोड़ा सा अपने बारे में आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए। किंजल ग्रुप एक्चुअली हमारा 1992-93 से काम कर रहा है ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में। हमारा बेसिकली मीरा रोड में काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो 92-93 से 2010 तक हमने मीरा रोड में काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। अराउंड 1000 फ्लैट्स करीब हमने डिलीवर किए हैं। फिर उसके बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ बोईसर में दिखी, तो हम फिर 2011 में बोईसर में किंजल 1 करके पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फिर किंजल 2 हुआ और जर्नी चलती गई है। सो सर,
जानना चाहूंगी कि किंजल 1 जब आपने लॉन्च किया 2011 में, तो उस समय का बोईसर का मार्केट कैसा था? ये आपको कैसे लगा कि यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिस्टिक है? क्योंकि 2011 में जहां तक मुझे याद है कि लोकल भी अपनी स्टार्ट नहीं हुई थी। आज तो काफी डेवलपमेंट हो चुका है। ये तो जब भी किंजल 1 स्टार्ट किया, वो टाइम पे समझो कि मैं जस्ट ज्वाइन हुआ था, और जैसा आपने बोला कि लोकल ट्रेन वगैरह नहीं आए, बट जो ये पूरा लेआउट था यशवंत दृष्टि, बहुत बड़ा लेआउट था और काफी हाइप था वो टाइम बोईसर मार्केट में। और फिर तभी हमने किंजल 1 लॉन्च किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। टचवुड तब से हमारा जो किंजल 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, काफी सक्सेसफुल बाय द टाइम प्रोजेक्ट बना, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट था। फिर किंजल 2 भी हमने स्टार्ट किया। तो जैसे यहाँ पे देखा गया कि अगर तुम एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर करते हो तो नेक्स्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। उसी तरीके से किंजल 2 भी हमारा अच्छा लॉन्च हुआ, और भी बस वो भी डिलीवरी फेज में। सो 2011 में एक्चुअली सेल्स कौन देख रहा था आप दोनों में से? दोनों देख रहे थे। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जब 2011 में आप लोग ने यहाँ पे लॉन्च किया, तो बोईसर के लिए, लोकल लोगों के लिए भी आप नए थे, सो ज़्यादा इंक्वायरी, यहाँ पे इंटरेस्ट बाहर के लोगों ने दिखाया था बोईसर के आउट ऑफ, या फिर लोकल्स पब्लिक ने यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया था? नहीं, लोकल पब्लिक का भी इंटरेस्ट था, बट एक नए बिल्डर होने के वजह से एक फेथ नहीं। तो जो किंजल 1 में हमने थोड़ा स्लो डाउन सेल्स में देखा था, वो किंजल 2 में फेस नहीं करना पड़ा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट 200 फ्लैट्स का डिलीवर कर चुके हैं। तो किंजल 2 में रिस्पॉन्स हमें बहुत क्विक मिला, बहुत फास्ट मिला, बिकॉज वो सब छोटा है। आज अगर आपने अच्छा काम किया है तो माउथ पब्लिसिटी से ही आपका काम काफी अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली। और प्लस किंजल 2 के टाइम पे काफी ब्रोकर्स भी एक्टिव हो गए, तो वो भी एक बेनिफिट हमें मिला। सो आपने जो बताया कि फेथ नहीं आया, एक्चुअली रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो, अगर किसी भी डेवलपर या चैनल पार्टनर के लिए सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है वो क्लाइंट का फेथ होता है, ट्रस्ट होता है। तो 2011 में आप लोगों ने ये यशवंत सिटी ऑलरेडी बड़ा लेआउट था, उसमें से आपने एक लेआउट अपना एक चालू किया प्रोजेक्ट किंजल करके। वहां पे क्लाइंट्स लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि ये जनरली हमेशा रहा है, पता नहीं बिल्डिंग टाइम पे मिलेगी, डिलीवर होगा नहीं होगा, जैसा डेवलपर बोल रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा, और दैट टाइम रेरा भी नहीं था, तो एक एश्योरिटी भी नहीं थी, मार्केट भी नया था, और बहुत कुछ डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं था। MIDC एक अपना हमेशा प्लस पॉइंट रहा है। सो आप लोग ने क्या इस मार्केट अपॉर्चुनिटी में समझा कि नहीं, ये हमारा एक की पॉइंट है, जिसके वजह से आपने यशवंत सिटी को चुना? एक तो नियर बाय स्टेशन है, वो तो हम जानते ही है, इसके अलावा आपको ऐसा लगा कुछ कि नहीं, इसके वजह से पब्लिक अभी मूव ऑन करेगी फ्लैट्स में? क्योंकि बोईसर जिस हिसाब से देखा गया है तो एक ग्रामीण और गांव एरिया, तो वहां पे बहुत लोगों के अपने अपने खुद के घर वगैरह, वो फ्लैट्स में भी वो लोग ने लेकिन काफी इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ लोग तो रहने भी आए हैं। सो आपने क्या चेंजेस वहां पे लोगों के माइंडसेट में ऑब्जर्व किया जिसके वजह से हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला किंजल में? किंजल 1 के टाइम पे स्टार्टिंग में जो थोड़े इश्यूज आ रहे थे सेल्स में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुए। कस्टमर से बातचीत करते, सेल्स में जब हम खुद ही बैठते थे तो बातचीत करने में हम खुद उनको भरोसा देते थे। जब हमारा काम फुल स्विंग में चलता था, वही ट्रस्ट रहता था कि नहीं, काम भी फुल स्विंग में चल रहा है, बिल्डर वहाँ खुद बैठते हैं, सेल्स की टीम नहीं है, खुद बैठ के सेल्स कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ा था कि भाई सामने जो भी वो बता रहे हैं वो कहीं पे भी फॉल्स नहीं रहेगा, जो भी वो डिलीवर करने वाले वो सच बता रहे, जो नहीं देने वाले वो नहीं बता रहे थे। कस्टमर ऐसे माउथ पब्लिसिटी से काफी डेवलप हुए हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है आपके बात करने से कि जो सबसे ज्यादा उसमें एक और चीज आप लोगों को हेल्प किया वो आपका फेस वैल्यू, कि 100%। जो ये डेवलप कर रहा है, जो बना रहे हैं, वो मैं उन्हीं से डायरेक्ट मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे किसी और को टच करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ रॉन्ग कमिटमेंट हो रहा है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, या मुझे यहाँ से उम्मीद रहेगी कि जो भी आपने क्लाइंट को बोला है वो चीज वहां पे उनको ट्रस्ट फैक्टर, और एक होता भी है कि जब हम बात करते हैं तो भी एक क्लाइंट को थोड़ा भरोसा होता है कि जो ओनर है मैं डायरेक्ट उसी से बात कर रहा हूँ और वही देने वाले हैं। ओके, सागर सर थोड़ा आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है बोईसर में अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग का ही स्कोप है, या मार्केट प्रीमियर की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा है? अफोर्डेबल हाउसिंग तो हमेशा से पहले से बोईसर में ट्रेंड रहा है, बट लास्ट पोस्ट कोविड एरा में ये देखा गया है कि पीपल अभी ये प्रेफर करते हैं कि घर बड़े हो, थोड़े लग्जरियस हो। तो वो ट्रेंड अभी मूव होने लगा है टुवर्ड्स लग्जरी हाउसिंग। बड़े लोगों को घर, बड़े फ्लैट चाहिए, लग्जरियस फ्लैट चाहिए, एमिनिटीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आई थिंक
बोईसर मार्केट वो तरफ काफी क्विक पेस पे जा रहा है कि हमें अभी लग्जरियस फ्लैट चाहिए, ना कि छोटे छोटे फ्लैट्स मतलब कि अफोर्डेबल्स तो है ही, है ही। लेकिन साथ में Yes. अभी प्रीमियरनेस में बोईसर ऑलरेडी ग्रो हो रही है। काफी काफी अच्छे पेस पे। तो आप लोगों का कुछ प्लानिंग है प्रीमियर लाने के लिए? चालू है बातचीत, देखो हो जाए। ये तो अच्छा रहेगा क्लाइंट्स के लिए। ये हम लोग जानबूझ के इनसाइट्स निकाल रहे हैं पूछ के, अभी बताएंगे नहीं जब तक ये फाइनल नहीं करेंगे। नहीं, बट इसमें एक चीज ऐड कर पाऊंगा, अपन एज ए डेवलपर बोईसर में बहुत अच्छे स्पॉट पे है आज के डेट पे, जहाँ पे आपका प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी और लो कॉस्ट हाउसिंग भी दोनों में मार्केट अच्छा है। अगर आपको 25 लाख का फ्लैट चाहिए तो भी बोईसर में अवेलेबल है कस्टमर, और आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बंगले भी चाहिए तो भी कस्टमर अवेलेबल है। ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आपको बोईसर में ये मिलता है। बोईसर में मिलता है। मार्केट दोनों के लिए अच्छी है। लेकिन पता है अभी भी जैसे एज अ चैनल पार्टनर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो आज भी मुंबई के ये पता है आपको, ये हमने जो ये पॉडकास्ट करना या फिर इंफॉर्मेशन वीडियोस चालू करना, मेरा भी एक रीजन इसलिए रहा है कि अब जब हम लोग क्लाइंट्स को फेस करते हैं कॉल पे, मुंबई के जो भी क्लाइंट है, जैसे बोईसर में जो रह रहे हैं, उन्हें पता है कि मार्केट पहले से ग्रो हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2011 में आते तो उस टाइम में मार्केट अच्छा था, बाद में रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा डाउनफॉल भी आया, देन अभी वापस तो लोगों को, तो यहाँ के लोगों को पता है कि रेट्स अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। बट जब मुंबई से आज भी कॉल आता है आफ्टर विरार हम बात करें, तो वहां पे क्वेश्चन आता पता है उनका, उनको लगता है अफोर्डेबल मतलब ये होता है कि 12 लाख 15 लाख के हाउसेस। सो थोड़ा आप मुझे बताइए कि अफोर्डेबल आप एक्चुअली किसको मानते हैं, किसको बोलते हैं, और कैसे उसको, क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है 12 लाख 15 लाख और आपने जैसे भाई बोला 25 लाख, क्योंकि हमने देखा कि किंजल में भी हमने जो सेल किया वो फ्लैट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू 25 लाख तक तो जा ही रहा था, दैट इज गोइंग फ्लैट कॉस्ट। उसके ऊपर क्लाइंट का स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड अदर चार्जेस भी जा रहे हैं। सो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लो कॉस्ट हाउसिंग आज के डेट पे 12-15 लाख में बनाना बहुत मुश्किल है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, तो 12 लाख में फ्लैट डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है आज के डेट पे। लो कॉस्ट हाउसिंग अगर आप एरिया वाइज देखो तो 22-25 ये रेंज पे आपको लो कॉस्ट हाउसिंग मिल सकती है। अगर आप एकदम इंफीरियर एरिया में जाते हो तो आपको शायद 22 लाख में 21 लाख में मिले, बट अगर लोकेशन कुछ अच्छा हो आपको 25, 24, 26 यहाँ तक का तो खर्चा करना ही पड़ेगा। सो वो जो एक प्राइस होती है, एज अ डेवलपर की मैं आपका एक राय जानना चाहती हूँ, जो प्राइसिंग आप कैसे डिसाइड करते हो कि नहीं इतना तो कम से कम इसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स पे करते हैं? ओनली लोकेशन या और भी कुछ? क्योंकि लोकेशन ऑफकोर्स की उसकी भी आपको, अगर आप उसको डेवलपमेंट पे ले रहे हैं तो भी कॉस्टिंग अलग आ रही है, या आप उसको खरीद रहे हैं लैंड को तो उसकी कॉस्टिंग अलग आ रही है, तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? बेसिक जब आप लैंड परचेज करते हो तो अभी आपका ये पूरा कैलकुलेशन बैठाना पड़ता है कि आपकी लैंड क्या कॉस्टिंग में आ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या बैठने वाला है, और वहाँ का मार्केट क्या है। अगर आपने ऑलरेडी लैंड अगर हाई कॉस्ट में परचेज की है तो आपका वो सेलिंग रेट भी हाई जाने वाला है। तो फिर आपका जो अफोर्डेबल वाला जो प्लानिंग है, अगर वो नहीं बैठ रहा है तो वो फिर आपको हायर रेंज में ही जाना पड़ेगा। तो बेस है जो आपका लैंड परचेज का जो वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है। सो लैंड परचेज एंड आई थिंक लोकेशन सो बेसिकली वही कि जो लोकेशन है वही लैंड का रेट डिटरमाइन करता है कि आप किस लोकेशन में हैं। तो हाँ, तो फ्लैट की प्राइसिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन ही है, क्योंकि जैसा लोकेशन रहेगा तो वो हिसाब से आपको प्राइसिंग गिरेगी, और जो सबसे प्राइसिंग गिरेगी वो हिसाब से आप डिलीवर में भी बेचेंगे या रेट्स डिसाइड करते हैं। सो एमिनिटीज और बाकी सब चीजें भी प्राइस डिटरमाइन करती है, कैसा बिल्डिंग बनाते हो या कैसा एमिनिटीज आप देते हो, बट हाँ प्राइमरी लोकेशन ही है जो डिसाइड करेगी आपकी प्राइसिंग। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में शुरू से जो बेस रहा है किसी भी बायर्स के लिए वो लोकेशन ही रहा है। लोकेशन ही उसको एक्चुअली मार्केट में आगे चल के वैल्यू देता है। हमने मुंबई में कई ऐसे लोकेशंस भी देखे हैं जो कि स्टेशन से नियर बाय कनेक्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू हाई है। लेकिन उसका एक और भी रीजन है कि डेवलपमेंट वैसा है, अभी ये एरिया डेवलपमेंट पे स्टेज पे हमारा है। ये पूछने का रीजन भी है, यही क्वेश्चंस मैंने पालघर में भी मुकेश सर से भी पूछा था, क्योंकि क्लाइंट्स को ये बेसिकली क्लियर हो पाए कि अभी आज भी अगर आप बोईसर पालघर में एंट्री कर रहे हैं और 12-15 लाख में कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को यहाँ कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि जो 12-15 लाख में कुछ दे रहे हैं तो वो कुछ अच्छा दे पाएंगे, या तो कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग पॉइंट होगा। ये तो आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट बनाए, जैसे हमने किंजल 1 किंजल 2 दोनों डिलीवर किया है, ये एक लोकल है, नियर बाय स्टेशन है, कनेक्टिविटी इजी है लोगों के लिए एसेस करना। बट मैं जानना चाहती हूँ कि बोईसर में ऑलमोस्ट आपको 14-15 साल तो हो गए आते जाते काम करते हुए,
ऑलमोस्ट कि आपको सारा सर्वे भी पता है, बोईसर की हिस्ट्री एंड पालघर का सारा चीज। सो उसके अकॉर्डिंगली सेकेंड होम का डिमांड यहाँ है क्या? क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज अभी ऐसी भी हो जनरेट हो रही है हमें, और बहुत पहले से, कि एक सेकेंड होम टाइप में कुछ, या ऐसे लोग हैं जो आज इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि मुंबई में अभी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और रेट्स जिस हिसाब से जा रहे हैं, तो सेकेंड होम में लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा हमको सुकून और चीज़ें। तो क्या बोईसर इस मार्केट के लिए, सेकेंड होम बायर्स के लिए रेडी है? 100% रेडी है, बिकॉज आज जिस हिसाब से कनेक्टिविटी बोईसर की होने लगी है, 4 ट्रैक लाइन जो चालू हुई है, 4 ट्रैक लाइन चालू हुई है अपनी, जो अपना बुलेट ट्रेन का स्टॉप दिया गया है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो वाधवान का आया है, तो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने वाला है उसके वजह से, तो सेकेंड होम नहीं, मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट होम के लिए भी बहुत रेडी है बोईसर आज के डेट पे। आने वाले 4 से 5 सालों में बोईसर का ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने वाधवान की बात की ना, तो जनरली अभी क्या हो गया है, हर जगह पे ना, पालघर में जो डेवलपर्स है, बोईसर में जो डेवलपर्स है, ओवरऑल पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने डेवलपर्स है, वो अभी उनकी एक नई पिचिंग लाइन हो गई है, वाधवान पोर्ट। बट क्लाइंट को, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वाधवान पोर्ट आ कहाँ रहा है, और उसके वजह से बाकी लोगों को कैसे बेनिफिट है। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वाधवान पोर्ट पालघर में आ रहा है। सो जनरली पालघर इज अ तालुका एंड दे आर थॉटिंग कि आ रहा है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, हम उनको तो इन्फॉर्म कर देते हैं, बट इससे एक साथ में बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि वाधवान के वजह से कैसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा, और एक्चुअली वाधवान और बोईसर पालघर से कितनी दूरी है, कनेक्शन है, वो थोड़ा सा बताइए। वाधवान पोर्ट एक्चुअली आ रहा है वानगांव में, वानगांव के उधर आ रहा है। वहाँ से जो पहला स्टॉप आता है तो बोईसर आता है, और उस तरफ आता है तो धानु आता है। और वाधवान के वजह से आपको अप्रोक्स गवर्नमेंट के फिगर्स है कि 12 लाख से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। पर इतना बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर है, उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? तो वो जो नियर अबाउट स्टेशन है, सबसे पहले बेनिफिट वहां मिलेगा, और उसके बाद वो स्प्रेड होगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि बोईसर और दानू, ये दोनों जगह पे फर्स्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, और नो डाउट पालघर भी है, बट ये 3 जो सिटीज है उनको पहला बेनिफिट मिलेगा। जो 12 लाख एम्प्लॉयमेंट्स आ रही है, तो ऑफ कोर्स की एम्प्लॉयमेंट्स इतने जो है वो लोकल से तो मिलने वाले नहीं है, वो आएंगे तो आउट ऑफ स्टेट से, कंट्री से। तो इसके बाद अदर स्टेट से अगर लोग आएंगे, तो अगेन रियल स्टेट ऑटोमेटिक मतलब बूम पे है, फ्यूचर अच्छा है 100%। सो इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि आपके हिसाब से बोईसर का रियल स्टेट 2030 तक कहाँ सोच रहे हैं आप, कहाँ जाएगा? या आप नहीं, चलिए आपसे ही पूछती हूँ कि आपने जो अभी किंजल 2 बेचा है, सबको पता है, जो जैसा आपने बोला कि यहाँ पे किंजल 2 में आपको चैनल पार्टनर्स का भी अच्छा सपोर्ट मिला है, तो मेरे जितने भी यहाँ के चैनल पार्टनर्स है उनको भी पता है कि आप लोग ने क्या रेट्स में सेल किया है। अगले 5 साल 6 साल जो आपके ऑलरेडी एग्जिटिंग कस्टमर बन चुके हैं, उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा इसका? 2030 में कहाँ देख रहे हैं बोईसर को? 2030 में जैसे मैंने बताया, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आने वाला है, इसका रेट डिसाइड करना मुश्किल है, बट अब ग्राफ जो है वो काफी हद तक अच्छा है। एक बूस्ट मिलेगा ऑब्वियसली। 4 ट्रैक जो बन रहा है कि लोकल ट्रेन्स के लिए एक अलग ट्रैक बन जाएगा, जिसके कारण लोकल की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो विरार वगैरह में भी रहते हैं वो लोग भी अभी धीरे धीरे माइग्रेट होना काफी हद तक चालू हो जाएंगे यहाँ पे। तो और वाधवान पोर्ट जैसे बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, तो वो ग्राफ डिमांड सप्लाई के वजह से अपना डिमांड आई जाने वाला है, तो रेंज भी बढ़ना ही। पालघर में एक चीज देखी गई है, इस समय डिमांड से ज्यादा सप्लाई चल रही है आज के मार्केट में। ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट उनको भी इन फ्यूचर, जैसे वाधवान के वजह से, या मैंने एक सीरीज भी बनाई है, उसमें 7-8 इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है आसपास में, जिसकी वजह से वो बेनिफिट तो मिलेगा। लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में ऐसा है कि जितना डिमांड नहीं, उससे ज्यादा सप्लाई हो रही है पालघर में। क्या बोईसर में भी ऐसा है? नहीं। क्यों? बोईसर में FSI जो दे रहे हैं ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, जो 1.2 का FSI दिया हुआ है। पालघर में वही चीज 2.4 तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट डबल। यस, ओके। तो उस कारण की वजह से आज नंबर ऑफ फ्लैट्स काफी बनने लगे हैं उधर। तो आज जितना पॉपुलेशन वहाँ का कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा फ्लैट्स है। तो थोड़ा मार्केट उधर स्लो इस कारण की वजह से हुआ है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई है।
तो ये मेरा मानना है कि थोड़ा उस वजह से ये इशू वहाँ ज्यादा आ रहा है। और बोईसर में बोईसर में सप्लाई लिमिटेड है या Okay. यू कैन से एडिक्वेट है, हम्म और डिमांड मतलब वो डिमांड को मैच कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम सप्लाई है, सप्लाई काफी है और डिमांड को मैच अच्छे से कर पा रहा है। तो जो परफेक्ट बोलते हैं स्वीट स्पॉट है वो बोईसर में है कि चलो एक स्वीट स्पॉट है कि डेवलपर को भी लगता है कि हाँ मैं जितना बना रहा हूँ वो सोल्ड हो रहा है, और ना कि ऐसा है कि आसपास में बहुत सप्लाई बढ़ चुकी है जिसके कारण मुझे रेट नहीं मिलेगा या सेल आउट नहीं होगा, वो इशू नहीं है। तो क्या इसका कारण जो सप्लाई सिर्फ एफएसआई है 1.2 का, या फिर इसमें लोकेशंस भी लिमिटेड है, ये भी एक मेजोरिटी वो एफएसआई की वजह से ही होता है। लोकेशन यहाँ पे भी अच्छे है, वहाँ पे भी अच्छे है, स्टेशन के बाजू में वहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, अच्छे लेआउट वहाँ पे भी बने हैं। बट अगर वहाँ जहाँ पे आपका 100 फ्लैट का कंजम्पशन है और वहाँ पे फ्लैट्स नंबर ऑफ फ्लैट्स ज्यादा बन रहे हैं और कस्टमर कम है, तो वो इशू होना ही है। लोकेशन मैटर नहीं करेगा। अच्छा, उसमें लोकेशन का ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बोईसर में भी हमारे पास मेजर बहुत लोकेशन है जिसपे आगे भी चल के हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। 100%। जो सबसे चीज है बड़ी वो 1.2 की एफएसआई की वजह से है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी हो रहा है। सो आई थिंक इसके वजह से तो जो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट देखे या एंड यूज के लिए देखे तो उनके लिए भी अच्छा है। अगर वो एज अ इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो अगर वो रेंटल इनकम के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा ही, मिलेगा। क्योंकि और रीसेल वैल्यू का क्या इसमें कहना है फिर? अगर रीसेल वैल्यू हमने खुद ने देखा है, जब हमने किंजल 1 बनाया था वो टाइम पे एक एवरेज पैकेज आपका फ्लैट का 23-24 के करीब जाता था, ऑल इंक्लूडिंग। आज की डेट में वो रीसेल में मतलब वो अगर रेट वाइज आप पकड़ते थे तो आप 33-34 के रेट पे हो रहा था। आज वही चीज किंजल 1 में रीसेल में 4500 4300, तो ये रीसेल वैल्यू में इतना उनको अपग्रेड मिला हुआ है, तो मिल रहा है आपको अपग्रेडेशन रीसेल में। हाँ, बिकॉज मेरे को लगता है इसका एक और भी मेजर कारण होता है, जैसे आपने बोला डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, सो उसकी वजह से भी रीसेल वैल्यू मिलती है वहां पे। क्योंकि ये भी इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि पालघर में आज के टाइम पे रीसेल फ्लैट्स नंबर्स ऑफ है। आई थिंक 100-200 फ्लैट्स रीसेल्स करने के लिए है, बट उतना ज्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है रीसेल होने की। लोग न्यू भी बनाते जा रहे हैं, रीसेल्स भी है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट मूव आपका तब करेगा, बायर्स आपके यहाँ पे अट्रैक्ट तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका भी मुझे रिटर्न्स आ रहा है क्या, तो फिर वो कुछ सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचेंगे। किंजल 1 आपने कंप्लीट कर दिया, उससे रिसीव हो गया, लोग रह भी रहे हैं। किंजल 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और आपने सॉफ्ट पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया है। ओसी आ गई है, अप्लाई किया है, तो मतलब एक दो 1.5 महीने में आ जाए। महीने 1.5 महीने में आ जाए। सो अभी आप बता रहे थे कि लोगों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलप करना चाहिए। अब प्रोजेक्ट तो आपका ये डेवलप हो गया, इसके बाद न्यू नेक्स्ट कुछ आ रहा है? सर आपको वही पता है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ है तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो हम नया प्रोजेक्ट किंजल लीज करके लॉन्च कर रहे हैं। ओके। ये शादावल पार्क सारावली में है, बोईसर वेस्ट में। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो भी आपके पहचान वाले या जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उस नया मैम के साथ जरूर विजिट करिए साइट में। 1 BHK 2 BHK दोनों प्लान पुटअप किए हुए हैं। रेंज भी अप्रॉक्स पोर्ट करना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फुल रेसिडेंस है या इसमें कुछ कमर्शियल स्पेसेस भी है? कमर्शियल स्पेसेस है। तो मतलब कि टॉप्स वगैरह भी अवेलेबल है एंड 1 and 2 BHK के फ्लैट्स भी अवेलेबल है। सो हमने अभी बुकिंग स्टार्ट कर दी है या अभी जस्ट लॉन्च होने वाला है ये? सो हमने अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं की है क्योंकि रेरा के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके। सो अराउंड 2 महीने के टाइम में रेरा आ जाएगा। मीनवाइल हमने काम स्टार्ट कर दिया है लोकेशन पे। सो जो भी कस्टमर देख रहे हैं कि हमें बुकिंग करना है या प्रोजेक्ट देखना है तो आके साइट पे देख सकते हैं आपके साथ। तो साइट पे काम चालू हो गया है और बुकिंग्स 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी होपफुली। सो रेरा हमने पुट ऑन कर दिया है, लेकिन आपका काम ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर रेरा हम बुकिंग ले सकते हैं। अच्छा है वैसे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरावली यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन जो न्यू बायर्स हैं उनको ये दिख सकता है कि देखिए इनका पहले ये प्रोजेक्ट डिलीवर है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह भी देखने के लिए लोगों को मिल जाएगा। ओके सर, आप दोनों लोगों को वापस से कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से एक नए प्रोजेक्ट्स में आपके साथ में काम करने का मौका मिलेगा और हम चाहेंगे कि आगे भी आप और काम करिए, थोड़े और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइए अलग जगह पे। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ये बहुत ही एक्चुअली देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है। ये एक मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर दिस पूरा रियल एस्टेट का मार्केट ही चेंज हो गया है। रेरा
तो रेरा आने के बाद में बायर्स और डेवलपर्स के बीच में ट्रस्ट का लेवल बढ़ गया है क्या, या आपने एक्सपीरियंस किया, और कैसे बढ़ा है? 100% बढ़ गया है। हम्म आज पहले ऐसा था कि पहले कस्टमर हमेशा डाउट में होते थे कि प्रोजेक्ट में सब अप्रूवल्स आए हैं, हम्म सब अप्रूवल्स इन प्लेस है, नहीं है, क्या है। बट अभी रेरा आने से कस्टमर को सिर्फ इतना पूछना है, रेरा अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट, और रेरा नंबर देते हैं हम, वो ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं। और एक ट्रस्ट लेवल काफी बढ़ चुका है, हम्म उन्हें अभी डाउट में नहीं रहता है, रेरा नंबर आ गया है तो सभी प्रोजेक्ट, सभी अप्रूवल्स जो भी है, सब कुछ, ये प्रोजेक्ट सही है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी नयन सर, बहुत सारे क्लाइंट्स के आज भी जो लोग बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि हर एक जो भी बायर्स आते हैं उनके किसी ना किसी रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई पहले फंसा है, या जिनको टाइमली डिलीवर नहीं मिला है, या आज तक बहुत लोग डेवलपर्स है जो छोड़ के चले गए। रेरा आने के बाद भी अभी भी काफी लोग सिक्योर महसूस नहीं करते। आज भी उनको एक चीज है, उनको लगता है, कुछ लोग को आई थिंक नॉलेज नहीं है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि ओसी रिसीव प्रोजेक्ट ही बेस्ट होता है। रेरा का कोई इंपॉर्टेंस आज भी नहीं है। क्या पता रेरा के बाद भी डेवलपर चला जाए, भाग जाए। तो रेरा ने इस पे डेवलपर्स के लिए क्या एक बोलते हैं ना सिकंजा लगाया है कि नहीं, ये रेरा लिया है तो इनको प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, और अगर बाई चांस कोई डेवलपर नहीं करते आफ्टर रेरा के बाद भी, तो उसके लिए फिर बायर्स के लिए कैसा वो रेरा उसमें वर्क करेगा? पहले इसमें ऐसा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है और बिल्डर नहीं डिलीवर कर पाए तो बायर्स जाए कहाँ कंप्लेंट कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी है रेरा, वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट पुट अप कर सकते हो, और उस बेस पे जो लीगली हो सकता है वो रेरा आपको हेल्प करती है करने के लिए। वो पहले ये सिचुएशन नहीं थी कि बायर्स जाए कहाँ, किसको कंप्लेंट करे। तो ये बेनिफिट हो चुका है रेरा आने से। और ओसी वाला जो आप बात कर रहे हो, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में फिर बायर्स ले नहीं पाते बराबर वो केस में। लेकिन क्या इसमें टाइम लिमिट्स भी जो रेरा दे रही है उससे डेवलपर्स पे भी एक प्रेशर रहता है? डेफिनेटली रहता है। और रेरा हमें एक्सटेंशन भी एक आध साल का देती है। अगर हमारे कोई भी कारण से हम डिलीवर अगर नहीं कर पाए, कुछ पीरियड शॉर्ट हो रहा है, तो एक आध साल का एक्सटेंशन भी हमें रेरा देती है कि भाई आपने अगर नहीं दिया है तो एक साल का एक्सटेंशन लेके आप काम पूरा कर सकते हैं। तो वो भी बेनिफिट हमें भी रेरा से है। सो इससे रेरा के आने के बाद डेवलपर्स, तो आपको क्या लगा कि डेवलपर्स, सारे ही डेवलपर्स वैसा ही काम कर रहे हैं या कुछ मार्केट से आउट भी हुए? क्योंकि हमने तो इतने टाइम में देखा कि बहुत लोग डेवलपमेंट करना ही छोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? छोटे डेवलपर्स जो थे, जो छोटा काम करते थे, वो सब का हमने भी मार्केट से ये काफी सालों में देखा है कि बहुत मार्केट से आउट हो गए। जो वेल प्लान काम करते थे, तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं। बिकॉज रेरा में इतनी अभी फॉर्मेलिटीज बढ़ चुकी है, जो पेपर वर्क बढ़ चुके हैं, तो छोटे बिल्डरों के लिए पॉसिबल ये सब फॉलो करना मुश्किल हो गया है। या तो ये बोलिए कि जो छोटे फंड से स्टार्ट कर रहे थे, या जो वो ले रहे थे कि हम बुकिंग्स पे कस्टमर के ही पेमेंट से बिल्डिंग को तैयार करेंगे। लेकिन आफ्टर रेरा ये एक चीज हो गई है कि डेवलपर को अपने खुद के फंड्स रखना जरूरी है कि क्लाइंट उनकी बुकिंग कभी हो, आगे पीछे हो, लेकिन बिल्डिंग का काम नहीं रुकना चाहिए। तो ये सबसे एक की पॉइंट है डेवलपर्स के लिए। जरूरी भी है, जरूरी नहीं है। मतलब पहले जो माइंडसेट हुआ करता था काफी बिल्डरों का, कस्टमर के पैसे से ही बिल्डिंग बना लेंगे, तो वो माइंडसेट रखने वाले काफी बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स अटक गए। और जो ऐसे आप बता रहे हो कि काफी कस्टमर उसमें फंसते थे। एग्जैक्टली। बट अभी वो केस नहीं रहा है। अभी इतनी फॉर्मेलिटीज है, इतने रेरा के लॉज है, तो धीरे धीरे जो वो केसेस थे वो धीरे धीरे कम हो गए। जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ काफी वो केसेस कम, पहले से तो काफी बेटर, काफी बेटर है। तो इसमें एक चीज और है कि जैसे बिफोर रेरा भी आप लोगों को तो परमिशन लेनी ही थी लोकल अथॉरिटी से, कलेक्टर अप्रूवल्स, एंड वहां पे फिर आप प्रोजेक्ट चालू कर देते थे। वहां पे कोई ऐसा कुछ था नहीं कि आप बुकिंग नहीं ले सकते या, लेकिन आफ्टर रेरा ये कंपलसरी हो गया है कि जब तक आपका रेरा नंबर नहीं आएगा, सो यू कांट मार्केट योर प्रोजेक्ट। आप बुकिंग्स नहीं उठा सकते या ज्यादा पेमेंट नहीं उठा सकते। आप जब रेरा लाते भी हैं तो भी आपको एक स्लैब वाइज क्लाइंट से पेमेंट लेना है। सो अभी भी जो पहले के अप्रूवल्स थे वो अप्रूवल्स वैसे ही लिए जा रहे हैं, सेम लिए जा रहे हैं। बट वो एक
चैनल से आपको पुट ऑन करना है वहां पे। पहले तो अप्रूवल्स लेते ही थे, बट कस्टमर को देखने नहीं मिलता था, जिसको भी देखना हो तो नहीं देख पाते थे। वो पर्सनली वो या तो फाइल मांगे या ऐसा कुछ हो तो दे सकते थे। आज वो एक नंबर डाल दे तो पूरा डिटेल उसको वहां पूरा देखने मिल जाता है। सो उसमें लेकिन कई बार देखिए ऐसा भी हुआ है, जो पहले लोग प्लान्स बनाते थे कि स्ट्रक्चर बनाते थे, हमारी बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर रहेगा, इतने साइज का फ्लैट लेगा, तो वो बाद में चेंज भी होता देखा गया है कि बोला कुछ और है, प्लान है, रिवाइज कर दिया गया। ये आज भी इजी है, पॉसिबल है रेरा में? रिवाइज किया जा सकता है, हाँ। बट वो रिवाइज प्लान भी आपको फिर रेरा में अपलोड करना है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक बार अप्रूवल ले लिया तो दूसरी बार आप डायरेक्ट बना दीजिए? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है रेरा आने के बाद। अच्छा, तो जो भी अप्रूवल्स आते हैं वो सब कुछ तुम्हें अपलोड करना ही है रेरा में। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी आ चुका है अभी। एक थोड़ा सा ना तीखा क्वेश्चन है, थोड़ा प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट जनरली क्लाइंट के माइंडसेट से मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हर एक डेवलपर ना सेलिंग के टाइम पे बोलते हैं, ये एक तरीका होता है सेल आउट करने का। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो भी रहता है कि हमारे पास ज्यादा यूनिट्स नहीं बचे, 2 बचे, 4 बचे, बस ये खत्म हो गया है, सब बिक गया है। तो रेरा में अब ऐसा हो गया है कि नहीं, आपको तो वहां पे दिखाना है कि कौन से यूनिट सोल्ड हुए हैं, नहीं हुए। तो इससे क्या लग रहा है, इससे भी सेल्स में इफेक्ट गया है या नहीं गया है? वो तरीका हमेशा काम करता था? नहीं, वो स्टेज तक इशू अभी तक तो नहीं आया, बिकॉज उतना कस्टमर डीपली उस चीज के लिए नहीं देखते हैं। बट डेफिनेटली कस्टमर अभी एकदम जागरूक हो चुके हैं इस चीज के लिए, रेरा से आने की वजह से। बट सेल्स में इतना इफेक्ट, वो आप जो पॉइंट बता रहे हो उसमें इतना नहीं आया है। बट वो तो एक होता ही है कि आप कोई भी बिल्डर के पास जाओ तो ये सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हैं। बट ठीक है, ये मैं इसको इतना बुरा नहीं मानता हूँ। ओके नहीं, बुरा की तो बात नहीं है, बट क्लाइंट का माइंडसेट ये होता है कि डेवलपर को अपना माल फटाफट बेचना है, इसलिए वो इस तरीके से एक टेंडेंसी वहां रखते हैं। बट अभी रेरा में ये हो गया है कि अगर जो जिनका माल सच में सोल्ड हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हमारे यहाँ एज इक्वल टू डिमांड और सप्लाई बराबर चल रही है। अब आपके पास भी डेफिनेटली ऐसे कस्टमर आते होंगे जो बोलते होंगे, अरे सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं कुछ तो बचा होगा। सो आप उनको फिर, आप लोग भी उसको अपलोड करते होंगे, तो आप ये दिखा सकते हैं कि अभी तो आपके पास एक क्लैरिटी है क्लाइंट्स के लिए कि भैया इतना सेल हो गया है, ये आप देख सकते हैं वहां पे। पहले ऐसा नहीं था, तो इट्स ऑलमोस्ट, इसके वजह से मेरे ख्याल से क्वेश्चन उसमें कवर होता है कि क्लाइंट का और डेवलपर का ट्रस्ट फैक्टर कहाँ तक गया, उसमें बढ़ा है। जैसे आपने बोला कि पहले ट्रस्ट में ये होता था कि हम जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन बना के दिया तब लोगों को एक सेकंड सेल में आपको आसानी हो गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ रेरा आपका ऑलरेडी 14 साल यहाँ पे हो भी गया, या किसी भी डेवलपर्स की मैं बात कर लूँ जिनका लेगेसी अच्छी हो गई, सारी चीज हो गई, तो अब उनके पास अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अच्छी बुकिंग्स आ सकती है। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ के अकॉर्डिंग में है, गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती है, हर एक डेवलपर्स को रियल स्टेट में हर एक लोगों को फॉलो करना है, हमें कुछ फॉलो करना है, कुछ आपको फॉलो करना है, साथ में लोकल अथॉरिटीज होती है। तो ये डेवलपर्स के लिए कैसे फ्रेंडली होती है, और बोईसर जैसे जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट लोकल में ग्राम पंचायत है, और इसको डेवलपर्स को ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है? या क्योंकि मैं यह सवाल इसलिए भी आपसे कर रही हूँ कि बहुत जगह पे ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जैसे लाइट मीटर्स नहीं आते जल्दी, कहीं पानी का सप्लाई अभी तक नहीं गया, बिल्डिंग बन के खड़ी है, लोग रह रहे हैं, लेकिन वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं गई अभी तक। तो इसमें क्या गवर्नमेंट लापरवाही करती है, लोकल अथॉरिटी लापरवाही करती है? हमने जितना एक्सपीरियंस किया है, जहाँ हमने जो लेआउट में काम किया है, जो खैरा ग्राम पंचायत आता है, वहाँ का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा मिला है। लोकल अथॉरिटी से हमें बहुत सपोर्ट है। पानी का भी इशू था तो उन्होंने जो यहाँ पे बड़ी टंकी भी बना दी है, यहाँ से प्लॉट लेके उन्होंने खुद ने टंकी बना के पानी का सप्लाई कर दिया है। प्लस घर पट्टी के टाइम पे भी जो इशू करना है वो भी बहुत स्मूथ प्रोसेस है। वो खुद चाहते हैं कि खैरापाड़ा जो है वो पूरा डेवलप हो, कोई डेवलपर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो सपोर्ट उनके तरफ से चाहिए रहता है वो सामने से हमें मिलता है। सो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लोकल अथॉरिटी सपोर्ट नहीं करती या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। अगर तो इसके लिए आप डेवलपर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? डेवलपर्स को, आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, आपका इंटेंशंस अच्छे हैं, तो लोकल अथॉरिटीज भी आपको हेल्प करेगी। बट आपके माइंड में अगर कुछ अलग है, कुछ आपको डिलीवर नहीं करना है या कुछ गिमिक करना है, तो वो नहीं हेल्प करेंगे। ऑल थ्रू परफेक्ट प्लान्स होना चाहिए। प्लान परफेक्ट होना चाहिए। तो
उनके पास भी आपको डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक सबमिट करना पड़ता होगा यस सारी चीजों को। यस तो अगर वो सब आपका प्रॉपर है तो वो भी अपनी तरफ से जो भी आपको घर पट्टी देनी है, लाइट देनी है, घर पट्टी इज इक्वल टू हाउस टैक्स पावती। सो ये हो गया। फिर आपका क्या बोलते हैं, लास्ट में हम जैसे ओसी की भी बात कर लें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ओसी नहीं आई है अभी तक, उसका क्या रीजन होता है? ग्राम पंचायत पासिंग हो सकता है, ओके, या तो बिल्डर का इंटेंशन नहीं है उसी लाना। बिल्डर का इंटेंशन नहीं है, ऐसा भी होता है। हाँ, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट करके वो निकल गए हैं। सोल्ड आउट हो गया है, लोग हम्म। रहने आ चुके हैं, हम्म तो फिर वो और चीज काफी बार किया वो। हाँ काफी बार ये भी होता है कि बिल्डर ने ही कुछ गलत कंस्ट्रक्शन किया हो, तो वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है। तो बेसिकली ओसी इजी पाना कैसे होता है? मतलब आपको इजीली ओसी मिल जाएगी, इजीली मतलब मेरा कहने का मतलब है प्रोसेस वाइज, तो वो कैसे मिलती है? या ओसी जो आपको अप्रूव्ड मिलता है तो वो क्यों मिलता है, किस बेस पे मिलता है आपको? आपने जो ब्लूप्रिंट अपना जो पासिंग आया है, हम्म। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपने जो काम किया है, एग्जैक्टली सेम टू सेम काम आपने किया हुआ है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है उस काम को रिलेटेड, जब आपने वो काम खत्म कर दिया, जैसे प्लम्बर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट का लेटर, आरसीसी वालों का लेटर, कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट में हमने काम किया है और एज पर प्लान इन्होंने बिल्डर ने पूरा सफिशिएंटली जो हमने बताया वैसा काम किया है, ओके, वो अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते। वो सब सर्टिफिकेट हमें जाके कलेक्टर ऑफिस में या जो अपने आर्किटेक्ट है उनको सबमिट करना है कि भाई उन्होंने प्लान के हिसाब से ये पूरा किया हुआ है, और उसके बाद वो पूरा वहाँ पे सबमिट होता है। और वो जब स्क्रूटिनी करने के लिए यहाँ पे विजिट भी करते हैं। अच्छा, फिजिकली विजिट होती है, ऐसा नहीं है कि वहीं से हो जाए? नहीं नहीं नहीं, विजिट करते हैं मेजरमेंट के साथ में, बालकनी इन्वॉल्व है, इंक्लूड किया है नहीं किया है, प्लान के हिसाब से है, वो पूरा चेक करने के बाद ही आपको ओसी मिलती है। सो आई थिंक रियल एस्टेट में अगर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है, अगर वो प्रोजेक्ट को ओसी है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू जिनकी नहीं है। 100% होता है। आजकल कस्टमर काफी अवेयर हो चुके हैं, पहले नहीं थे कस्टमर इतने अवेयर, तो ले लेते थे जो भी प्रॉपर्टी देखते थे, बट अभी सब देखते हैं, सब पेपर वर्क देखते हैं और रेडी पोजीशन में उसी तो देखते ही देखते हैं। तो हाँ, अभी कस्टमर के लिए मतलब कस्टमर काफी अवेयर हो चुके हैं, तो ओसी जो बिल्डिंग आई हुई होती है उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू भी बढ़ जाती है कि चलो प्रोजेक्ट क्लीन है, सब अप्रूवल्स क्लियर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेरा आया है और जैसे आपने बताया कि आपको एज इट इज वहां पे सबमिट करना है और एज इट इज यहाँ पे डिलीवर करना है, तो अगर जो रेरा के अकॉर्डिंग डेवलपर बना रहे हैं और जो रेरा लेके बना रहे हैं तो उनको ओसी मिलना फिर आसान है बिफोर पहले से, क्योंकि चेंजेस तो वो कर ही सकते नहीं। बराबर है। अगर कुछ करना है तो उनको फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, रेरा से अप्रूवल लेना है। बहुत जगह पे रेरा जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। बहुत सारे डेवलप हम लोग रेरा में भी सुना कि बहुत डेवलपर्स को उन्होंने आउट किया या कहीं पे उनका काम स्टॉप किया, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? सिर्फ यही कि काम प्रॉपर नहीं है या कुछ और भी? पेपर वर्क हो सकता है कि पेपर वर्क फुल्ली सबमिट नहीं किया उन्होंने, और काम स्टार्ट documentation बाकी हो, काम चालू कर दिया हो, काम चालू कर सेल्स चालू कर दिया हो, Sales काम आप चालू कर सकते हो जब अगर आपने सेल्स किया है तो आप फॉल्ट में हो। अच्छा, और टाइमली अपडेट भी करना पड़ता है रेरा में, टाइमली अपडेट करना पड़ता है। टाइमली अपडेट करना पड़ता है तुम्हें, तो काफी बिल्डर रेरा तो ले लेते हैं बट उसके बाद अपडेट नहीं करते रेरा में। सो आप लोग को क्या पीरियड दिया गया है कि आप कंसल्ट एवरी क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ्स हमें अपडेट करना है। करना ही करना है? हाँ जी, तो काफी बार कोई बिल्डर से 1 साल हो जाता है अपडेट नहीं करते, तो फिर रेरा एक्शन लेता है कि फिर उनके। सो दैट इज वाई वी आर सीइंग द न्यूज कि इतने डेवलपर्स का भी काम स्टॉप करवाया गया है या एक्शन लिया गया है, क्योंकि अपडेशन भी उतना ही जरूरी है। देखिए, ये डिस्कस इसी के लिए किया कि आप लोग को क्लैरिटी आई कि बिल्डर्स को कैसे चुनना है। हमारे सामने जो बैठे हैं वो प्रॉपर तरीके वाले बैठे हैं, काम करने वाले। सो अभी इस पॉडकास्ट में हमने वॉइसर के बारे में काफ़ी कवर अप किया है, और लेकिन एक क्वेश्चन है दिमाग में, बट उसके पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमेशा से ना एक बोलते हैं दौड़ रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन इज बेटर और रेडी टू मूव इज बेटर, क्लाइंट्स के पर्पज से और डेवलपर के पर्पज। आप क्या सजेस्ट करते हैं? रेट पकड़ना है तो अंडर कंस्ट्रक्शन पकड़ना है, रेडी टू मूव करोगे तो आपको ना चॉइस मिलेगा ना रेट मिलेगा। ओके, सो ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन इज बेटर। मेरा प्रेफरेंस अंडर कंस्ट्रक्शन का है। और काफी बार कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी होता है, कोई होता है जिन्हें चलो मुझे ये साल कैसे भी करके मूव करना ही है, तो उन्हें रेडी में ही जाना पड़ेगा। बट इफ यू हैव टाइम, ठीक है, प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग की चलो आज से 3 साल बाद मुझे बड़े फ्लैट की रिक्वायरमेंट होगी, पहले से प्लानिंग करोगे तो बेटर रहेगा कि आपको रेट
पैसे भी कम देने हैं और चॉइस भी आपको रहेगा कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका जैसा चॉइस का फ्लैट चाहिए वैसा मिल जाए। चॉइस मिल जाता है आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में, और लोगों को फ्लोर वाइज भी आई थिंक ऑप्शंस मिल जाते हैं। यस, एंड अगर कोई, जैसे आपने बोला कि लोगों को पता होता है कि आने वाले 3 साल में हमको कुछ बड़े यूनिट्स में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि किसी घर में शादियां होती है, फिर फैमिलीज बढ़ती है। तो अगर वो प्लान पहले से करते तो उनको भी पेमेंट देने का भी टाइम मिल जाता है लोगों को। सो ऑलवेज अगेन, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मुकेश सर से भी किया था, उन्होंने भी यही प्रेफर किया था। ये जानबूझ के क्वेश्चंस करने का ये भी रीजन है कि क्या माइंडसेट क्या लोगों का है, क्योंकि लोग हमेशा इस चीज में तो रहते हैं कि नहीं नहीं रेडी होगा तो हम लेंगे, लेकिन अगेन ये तो बात सही है कि रेडी में फिर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सो सागर सर, नयन सर, बोईसर के कंपैरिजन में नियर बाय कुछ टाउन्स है अपने, जैसे कि धानू है, पालघर है, उमरौली है, और अपकमिंग में भी काफी सब स्टेशंस भी आ रहे हैं, न्यू आर्ट स्टेशंस और जुड़ रहे हैं अपने उसमें 4 ट्रैक्स में। तो किस स्टेज पे हम डेवलपमेंट को देख सकते हैं, या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आजू बाजू के टाउनशिप में भी एज पर डेवलपमेंट? बोईसर तो है, या बोईसर ज्यादा डेवलप है पहले वाले से? आपका माइंडसेट क्या है इस पे? बोईसर डेवलप्ड है हम्म और भी होने की बहुत क्षमता है बोईसर में डेवलप होने की। और जैसे कहा वाधवन पोर्ट जो आ रहा है उस वजह से काफी नियर अबाउट जो एरिया है, हाँ जैसे पालघर रहा, बोईसर रहा, और एक डार्क हॉर्स है जो धानू, जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्या चीज है वो? धानू। हाँ, दानो। धानू का जो डेवलपमेंट होना है तो ये वाधवन पोर्ट के वजह से वो जल्दी लोगों को पता नहीं है, बट वहाँ पे आज के डेट से ही रोड वाइंडिंग होना, कंस्ट्रक्शन आना वो चालू हो चुका है। तो लोगों को ये नहीं माइंड में अभी तक है कि दानू भी एक डार्क हॉर्स है जो डेवलप हो सकता है आगे जाके। तो सागर सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? धानु, जैसे नयन सर ने बताया कि धानु भी इन फ्यूचर में बहुत अच्छा डेवलप और होगा, सो उसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसके साथ और पालघर भी काफी डेवलपमेंट आगे आके देखने में आएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज यहाँ आना चालू हो गए हैं, कोर्ट आ रही है और ऑफिसेज सब यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया है कि डिस्ट्रिक्ट जैसे पालघर को डिक्लेयर किया है, तो पालघर में भी उस हिसाब से डेवलपमेंट दिखेगा, बहुत काफी बड़ा फर्क आना चाहिए। सो इसका कहीं ना कहीं बायर्स को अच्छा वैल्यू मिलेगा। हाँ, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बायर्स ऐसा मत सोचिए कि मैं आज ले रहा हूँ 2 साल में मुझे डबल हो जाएगा पैसा, वैसा नहीं। होल्ड कीजिए, लीजिए, अच्छे लोकेशन पे अच्छी प्रॉपर्टी लीजिए, होल्ड कीजिए, फ्यूचर में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। पर आप दोनों से मैं एक सवाल करूं, जनरली हर एक डेवलपर बोलता है मैं अच्छा हूँ, मेरा काम अच्छा है, मेरा लोकेशन अच्छा है, पर बायर्स ये कैसे जस्टिफाई करे कि एक्चुअली डेवलपर्स कैसे चुने, कैटेगराइज कैसे करे उसको? उनके पास प्रोजेक्ट जो किए हैं उनको वेरीफाई करिए। जो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है उनसे आप इंफॉर्मेशन लीजिए, वहां से उनको एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि लोकल्स थोड़ा सा, उनको लोकली थोड़ा सा ये सर्वे involve करना चाहिए। सो जो ऐसा बोलते हैं कि बहुत घूम रहा है, तो मतलब वो घूम नहीं रहा है, वो सर्वे कर रहा है। और जरूरी भी है सर्वे, थोड़ा मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, रेट के लिए, बिल्डर के प्रोफाइल के लिए जरूरी है। सर, जैसे आपने बोला कि रेरा रजिस्टर ब्रोकर्स, अभी जैसे हम उनको चैनल पार्टनर्स भी बोलते हैं, तो चैनल पार्टनर्स को आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं या कैसे देखते हैं, या उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? चैनल पार्टनर्स हमारे इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था किंजल 1 वाला, तब यहाँ ब्रोकर्स नहीं थे या चैनल पार्टनर्स नहीं थे। हम खुद बैठ के डायरेक्ट कस्टमर्स से जो सेल्स करना था वो करते थे, तो थोड़ा वो स्लो भी होता था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम आया, ब्रोकर्स बढ़ने लगे, काम अच्छा करने लगे, रेरा आ गया, जो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आ गए, तो वो जो काम का जो स्पीड है, जो सेल्स का जो स्पीड है, उनकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है बिल्डर्स के सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रोकर्स। सो लेकिन अभी जो जिस मार्केट में हम लोग स्टैंड कर रहे हैं अभी, आज भी काफी ऐसे चैनल पार्टनर ब्रोकर्स हैं जो अपने आप को ब्रोकर्स तो कहते हैं, बट मेंटेलिटी आई थिंक ऐसी है कि बस वो आज भी इस पर्पस से काम करते हैं, क्लाइंट को उठाना है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिखाना है और मेरा ब्रोकरेज हो जाता है, सर्विस होती है उसके पीछे। एंड अगेन कि आई थिंक रेरा वाले तो आज भी बहुत कम है, क्लाइंट्स को नहीं समझता है, वो नहीं जानते कि इनका
कैसे, तो ये कैसे थोड़ा सा जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं या कैसे क्लियरिटी आ सकती है उसमें कि, या सीपीस को भी आप कैसा मैसेज देना चाहेंगे? रेरा रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो बिल्डर्स ही एंटरटेन नहीं करते आज के डेट पे। बिल्डर्स को भी ब्रोकरेज अगर देना है तो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर को ही दे सकते हैं एज पर लॉ। अच्छा, एज पर लॉ। हाँ, एज पर रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनका, जो जब वो बिल पुटअप करते हैं तो रेरा नंबर लिखा हुआ ना जरूरी है, ओके। तो उनको ही हम ब्रोकरेज पे कर सकते हैं। तो वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो चीज का। और ये चीज कस्टमर को भी देखनी है कि जैसे वो अभी देखते हैं कि बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है नहीं है, उस हिसाब से ये भी देखना है कि चैनल पार्टनर भी रेरा रजिस्टर्ड हो। उनकी भी क्या लेगेसी है, वो कितने साल से मार्केट में है। यस, तो उससे भी काफी कस्टमर, मतलब ऐसा ना हो कि गलत ब्रोकर के पास चले जाए जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे आपको रिपीट कस्टमर फ्लो नहीं होता है अगर आपने कुछ गलत, अगर जो ब्रोकर है उन्होंने कहीं गलत जगह फंसा दिया या सर्विस नहीं दे पा रहे तो वो रिपीट कस्टमर उनको भी नहीं मिलते। हाँ, वो तो है। और उनका भी बिजनेस ऐसा है कि आप सर्विस दो तो उनके भी जो टच में कोई है तो वो रेफर करेंगे, नहीं स्नेहा मैम अच्छी है, आप उनके थ्रू फ्लैट लीजिए। बिल्कुल। तो वो रिपीट कस्टमर वैसे ही बनते हैं। बिल्कुल। वरना अगर आपने सर्विस नहीं दिया हो या खराब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा दिया हो तो एक या दो काम करके वो खत्म हो जाएगा, वो रिपीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और रेरा का, आई थिंक रेरा रजिस्टर्ड होना एक ब्रोकर का, और प्राइमरी एक बिजनेस होना, जैसे आप एक प्राइमरी आपका ये है कि आप डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, सेकेंडरी हो सकता है कोई पार्ट बिजनेस हो, लेकिन प्राइमरी बिजनेस आपका ये है। चैनल पार्टनर्स में यहाँ पे देखा गया है कि बहुत लोग कम ऐसे हैं जो फुल्ली उसको उसी पे कर रहे हैं, वरना कोई एक जॉब करते हुए भी बोल रहा है आगे कि भाई मैं ब्रोकर हूँ, एंड उससे एक प्रॉब्लम एक फेस होती है, और जो बेसिकली मैं फेस करती हूँ, और अब मैंने क्लाइंट्स को भी बोलना शुरू किया कि जब आपको प्रॉपर्टी रीसेल करना है तब आप सबसे पहला ढूंढते हो मार्केट में ब्रोकर कौन है, ब्रोकर कहाँ है, मेरा प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो क्या। तो जब आपको खरीदना होता है फिर आप तब ब्रोकर को क्यों नहीं याद करते, आप करिए। तो अगर आप करेंगे तो आपको राइट पर्सन मिलेगा, और राइट पर्सन को चूज करिए, सो इन्वेस्टमेंट ही अच्छी जगह हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह होगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है फिर उस बायर को दूसरा ब्रोकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसने दिलाया है वो खुद भी उनका सोल्ड आउट करवा के दे सकते हैं। 100%। इससे रिपीट कस्टमर्स भी बढ़ते हैं और कस्टमर सेटिस्फाई होता है, तो वही जैसे आपने बोला जिसने बाई करवाया वही सेल भी करवाएंगे, न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करवाएंगे, तो उसमें फायदा कस्टमर का ही है। क्योंकि रेरा भी बोलते हैं कि उनकी तीन बॉडी है, एक है डेवलपर, बीच का है चैनल पार्टनर, और तीसरा है क्लाइंट्स। तो ये तीन के बिना रियल एस्टेट अधूरा है। 100%। सब एक दूसरे से लिंक्ड है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। ये जो रियल एस्टेट मार्केट है वो सही से चल रही है। सर, तो अभी अपना नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए आप कुछ सीपीस जो यहाँ के चैनल पार्टनर्स है लोकल, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? है मैसेज यही है कि आपने हमारा पहला काम देखा हुआ है तो आप डेफिनेटली आइए। मेरा किंजल ब्लीज जो लॉन्च किया है उसमें भी आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। तो आप प्लीज आइए और अच्छा काम करिए, तो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट ये हमारा एक लास्ट सवाल जैसा रहेगा, कुछ बहुत टाइम से हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एनबीएफसी सेक्टर्स है होम लोन्स के लिए स्पेशली, एंड एक बैंकिंग सेक्टर्स है, ये दोनों ही होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे मार्केट में बोईसर पालघर जैसे मार्केट में इन दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल क्या रहा है, या क्या इम्पोर्टेंस है इनकी? बोईसर मार्केट के लिए एनबीएफसी जो बैंक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनके पास हर कोई डॉक्यूमेंट्स हो। आज वो बिजनेस अच्छा करते हैं, जैसे कोई सब्जी वाला है या कोई दुकान वाला है, बिजनेस अच्छा करता है पर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उनको प्राइवेट बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक से वो लोन नहीं देती है बिकॉज पेपर्स नहीं है। तो वो टाइम पे जो काम आती है वो एनबीएफसी है, जो थोड़ा रिस्क लेके उनके डॉक्यूमेंट जो पासबुक पे या जो इनकम दिखती है उस बेस पे उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो एनबीएफसी बोईसर, पालघर, भानु, उमरोली ये सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। ओके, स्पेशली फॉर अफोर्डेबल रेंज वाले हाउसिंग के लिए। यस यस। एंड थोड़ा प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि एनबीएफसी बहुत लोग नहीं जानते कि एक्चुअली ये किसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कीजिए सिंपली। एनबीएफसी जो प्रॉपर बैंक नहीं है बट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो वो आपको जो बैंकिंग नॉर्म्स जो उनको लगते हैं, जो बैंक को लगती है वो इनको नहीं लगती है।
तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं जो गाइडलाइंस जो आरबीआई का है, जो होम लोन्स के लिए है, तो ये थोड़ा उसमें आगे पीछे करके भी लोन दे सकते हैं इन देयर ओन रिस्क इन दियर ओन रिस्क। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के लिए लेकिन एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि जिनको बैंकिंग सेक्टर लोन प्रोवाइड नहीं करती है, उनकी कैटेगरी है हाँ, कि है ना, हाँ। कैटेगरी है। आज इंडिया में वो सेक्शन बहुत बड़ा है जो प्रॉपर पेपर्स नहीं है, जैसे कि दुकान वाले हैं, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ये सेक्शन बहुत बड़ा है और ये सेक्शन को सर्व करना सिर्फ एनबीएफसी ही कर सकती है। नॉन बैंकिंग वाले ड्यू टू आरबीआई रूल्स थोड़े कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बट एनबीएफसी बहुत ये लोग के लिए काफी हेल्पफुल। हाँ, नहीं मिलने से बेटर है लोन ऑप्शंस है। यस, एंड वो लोग जेन्युइन कस्टमर, ऐसा नहीं है कि पेपर्स नहीं है तो जेन्युइन कस्टमर नहीं है वो। जस्ट दैट कि वो लोग के पेपर्स नहीं है बट दे आर जेन्युइन कस्टमर, तो आगे आगे उन्हें भी वो सपोर्ट चाहिए ही कि कोई लोन दे, भले थोड़ा हायर रेट पे, बट लोन मिलना इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उनको ये पता भी नहीं होता कि बहुत लोगों को मैंने भी फेस किया है कि उन्हें पता ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है हमें जरूरत नहीं आईटी फाइल की एंड समथिंग। डॉक्यूमेंट नहीं होने का मतलब ये कि आजकल तो बैंक स्टेटमेंट तो नॉर्मल है कि लोगों का बैंकिंग स्टेटमेंट तो मिल जाता है, बट जैसे आपने बताया कि जो सब्जी वाले हैं या शॉपकीपर है, छोटे छोटे शॉप्स वाले, तो वो लोग करंट अकाउंट भी नहीं रखते। बट इफ यू आर डूइंग अ सेल्फ एम्प्लॉय है या आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको करंट अकाउंट होना जरूरी है। सो ये सब डॉक्यूमेंट के वजह से बैंकिंग उनको फाइल उनकी रिजेक्ट कर देती है। उस जगह पे एनबीएफसी का मेजर रोल्स हमारे यहाँ पे प्ले होता है। सो क्लाइंट्स के लिए भी आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर क्लाइंट को भी प्रॉपर्टीज लेनी है? तो वो जैसे आपने बोला एक प्लानिंग, कि वो प्लानिंग करे पहले से 3 साल पहले से, 2 साल पहले से अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने के लिए, अकॉर्डिंग टू उनको लोन भी लेना है, तो उसके लिए भी उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जैसे अभी बात की, अगर वो कस्टमर आज अगर जो पॉडकास्ट सुन रहा है हमारा, अगर वो अच्छा अर्न कर रहा है तो आज के डेट से ही वो पेपर्स मेंटेन करना चालू कर दे। तो जो हायर इंटरेस्ट रेट पे उनको जो लोन लेना पड़ता है, अगर वो पहले से पेपर प्रिपेयर करके रखे तो उनको बेसिक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे ही लोन मिले, उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे ना जाना पड़े। तो इनकम तो है, इनकम है, बट पेपर्स नहीं है, तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाता कि कितना इनकम है। हाँ, तो पेपर्स पे वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए जागरूकता आनी चाहिए कि भाई ये धीरे धीरे जैसे उनको समझ आ रही है कि भाई नहीं, हमें भी पेपर्स रखना है, 3 साल का आईटी रिटर्न चाहिए, होम लोन चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट बेसिक है। आज मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, उससे मुझे लोन नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे को आईटी रिटर्न फाइल करना है। तो वो चीज उनको जागरूकता आनी चाहिए, और जो आ भी रही है, सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइंट्स के लिए कि अब घर पसंद आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंसलेशन आई थिंक लोन की वजह से होते हैं, या उतना होम लोन नहीं मिलने की वजह से होता है, या हायर रेट पे मिलता है तो भी हो जाता है कि काफी लोग को ये एक्सेप्ट नहीं होता कि भाई मुझे बहुत हायर रेट पे लोन मिल रहा है, तो भी वो अटक जाता है। सो अगर प्रिपरेशन लोगों की पहले से रहेगी कि पेपर्स वर्क प्रॉपर है और मनपसंद घर चाहिए, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंबाइन करके हेल्प करती है प्रॉपर्टी इजी फाइंड करने में। आज के हमारे सवाल और क्वेश्चंस जो है वो खत्म हुए, और हमें आपको बहुत थैंक यू बोलना है कि आप लोग ने हमें टाइम दिया और हमारे इस पॉडकास्ट पे आके आपने लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी आए हो। और वापस से स्नेहंश प्रॉपर्टीज आपको शुभकामनाएं देती है आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत जल्दी रह रहा है आपका, और हम भी अपना काम शुरू करेंगे। और मैं बाकी चैनल पार्टनर्स और बायर से भी करूंगी कि एक बार आके सर के साथ सर का प्रोजेक्ट जरूर देखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और साथ में इसमें आपको और कुछ जानकारी मिलेगी बोईसर के लिए, कि अगर आप बोईसर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बोईसर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो जो भी आपके थ्रू, आपके रेफरेंसेस के थ्रू प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और बहुत सारा प्यार दिया है और ऑलरेडी लाइक कमेंट्स करते हैं और जो करने वाले हैं, आप दोनों के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें आपका प्यार बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। राधे राधे।